Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fourth lecture on the topic of normal flora, and today we are going to start with the geographical distribution of normal flora, or on the base of geography what are the differences we find in the normal flora of the human being or individual. Now let us start. There are several studies which report differences in normal microflora depending upon geographical setting. One of them was conducted by Bino et al. In elderly Japanese living in the urban versus rural region. तो मुख्तलिफ स्टडीज़ कंडक्ट की गई बेस्ड ऑन द अपॉन द जोग्राफिकल सेटिंग, जोग्राफिकल रीजन्स के जोग्राफिया की बेस पर जो डिफरेंसेस आते हैं द माइक्रोफ्लोरा के, इसमें से एक स्टडी का तस्करा किया जा रहा है जो कि बीनो एट आल ने की, बीनो और दूसरे साइंटिस्ट एल्डरली पीपल में जो कि कंपेयर किया गया। वो एल्डरली पीपल जापानीज़ पीपल जो कि अर्बन एरिया में रह रहे थे यानी सिटीज़ में, एंड द रूरल एरियाज़ लाइक विलेजेस एंड द रिमोट एरियाज़। ऑन द होल द डाइवर्सिटी एंड काउंट्स ऑफ स्टूल माइक्रोफ्लोरा वर सिमिलर। जब उन्होंने इसका एवेल्यूएट किया बेस्ड अपॉन द GIT माइक्रोफ्लोरा, और उसको कैसे एवेल्यूएट किया, स्टूल एनालिसिस की बेस पे, स्टूल DR की रिपोर्ट पे कि उसमें माइक्रोफ्लोरा कौन कौन से अवेलेबल हैं उसका स्टूल कल्चर करके। तो ओवरऑल तो डाइवर्सिटी और काउंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, लेकिन बहरहाल डिफरेंसेस तो थे। वो डिफरेंसेस क्या थे? अब अर्बन पीपल हैव सिग्निफिकेंटली लेस बिफिडोबैक्टीरियम एडोलसेंटिस but significantly more total anaerobic bacteria like bacilli, clostridium species than those who live in the rural areas. अब अर्बन पीपल का क्या हुआ कि सिग्निफिकेंटली लेस नंबर ऑफ बिफिडोबैक्टीरियम एडोलसेंटिस ये पाए गए, बिफिडोबैक्टीरियम कम थे, लेकिन सिग्निफिकेंटली मोर टोटल काउंट ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया आर फाउंड लाइक बेसिलाई एंड क्लोस्ट्रीडियम। यानी जो अर्बन पीपल थे उनमें बिफिडोबैक्टीरियम की तादाद कम थी और एनारोबिक बैक्टीरिया, बेसिलाई और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ ज़्यादा थे कंपेयर टू रूरल एरिया। जबकि रूरल एरियाज़ के लोगों में बिफिडोबैक्टीरियम की तादाद ज़्यादा थी और एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक बेसिलाई और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ इनकी तादाद कम थी। नाउ दीज स्लाइट डिफरेंसेस माइट बी ड्यू टू डिफरेंट डाइट। ये जो डिफरेंसेस हैं कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि रूरल एरियाज़ के स्टूल में या इंटेस्टाइन में ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू अर्बन एरियाज़, और अर्बन एरियाज़ में वो वाले यानी एनारोब ज़्यादा पाए जाते हैं, ये क्यों है? मे बी इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन डाइट लाइक हाई फाइबर डाइट इन द रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन के लोग जो होते हैं वो हाई फाइबर डाइट लेते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इवन जो वीट यूज़ करते हैं, गंदम, वो भी फाइबर वाला यूज़ करते हैं। शायद इसकी वजह जो डिफरेंसेस है वो यही नज़र आती है। Even though this hypothesis is not in line with the data on dietary patterns, हालांकि ये डाइटरी पैटर्न से कोई ज़्यादा इन लाइन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हाइपोथेसिस है कि शायद ये जो डाइट के डिफरेंसेस हैं इसी की वजह से, ये जोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में ये डिफरेंस ऑब्ज़र्व किया गया है। नाउ एक और स्टडी की तरफ आते हैं। व्हेन इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा इज़ कंपेयर्ड फॉर इंग्लिश मैन, यानी इंग्लिश मैन मीन्स ब्रिटिश पर्सन जो कि इंग्लैंड में रहता है, लिविंग इन लंदन एंड कंज्यूमिंग ए मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न डाइट अगेंस्ट यूगेंडन फ्रॉम द सेम नेबरहुड, यानी उसके नेबरहुड में पड़ोस में एक यूगेंडन रहता था। यूगेंडा यानी अफ्रीकन ओरिजिन का इंडिविजुअल था, बट कंज्यूमिंग ओनली वेजिटेरियन डाइट, और ये जो यूगेंडन था ये वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा फोकस करता था, जबकि जो इंग्लिश मैन था ये वेस्टर्न डाइट जो थी यानी ज़्यादा रिफाइंड डाइट जो थी वो उसको कंज्यूम करता था। एंड व्हेन द स्टूल सैंपल एनालाइज एंड द रिजल्ट्स वॉज एज फॉलोज, तो दोनों के स्टूल सैंपल्स को एनालाइज किया गया, क्योंकि यूगेंडन जो था वो अपनी जो ओरिजिन की जो डाइट, अफ्रीकन ओरिजिन की डाइट है जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा थे, वो कंज्यूम करता था, और ये जो इंग्लिश मैन था अपनी लंदन की डाइट यानी वेस्टर्न डाइट्स को ज़्यादा यूज़ करता, तो उनमें स्टूल सैंपल को एनालाइज करके क्या डिफरेंस देखा गया। इंग्लिश पीपल हैड मोर बिफिडोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोइड्स बट लेस एंटेरोकोकाई एंड लैक्टोबैसिलाई एंड इवन ईस्ट देन द यूगेंडन। तो जो इंग्लिश मैन था उसमें बिफिडोबैक्टीरिया और बैक्टीरियोइड्स की तादाद ज़्यादा थी, और लेस क्वांटिटी थी एंटेरोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई और ईस्ट की, जबकि यूगेंडन इंडिविजुअल जो था इसकी अपोजिट सिचुएशन थी, यानी इसके स्टूल में एंटेरोकोकाई
लैक्टोबैसिलाई और ईस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा थी और बिफिडोबैक्टीरिया और बैक्टीरियोइड की क्वांटिटी कम थी. Even though all samples collected in almost at the same time from the same region, same neighborhood, तो एक ही इलाके से लिए गए, सेम टाइम पे लिए गए, लेकिन इनके स्टूल में ये जो नॉर्मल फ्लोरा थे ये डिफरेंट पाए गए. The consumption of routine and daily vegetarian foods are related with less number of anaerobes and higher enumeration of facultative and aerobic microbes. लिहाजा ये एक कंक्लूजन लिया गया बेस्ड अपॉन दीज टू स्टडीज़, जो कि एक जैपनीज़ स्टडी थी और फिर ये इंग्लिशमैन और युगेंडन इंडिविजुअल की स्टडी थी. इससे ये कंक्लूजन लिया गया कि वो इंडिविजुअल जो वेजिटेरियन फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसमें लेस नंबर ऑफ एनारोब्स पाए जाते हैं और उनके इंटेस्टाइन में ज़्यादा क्वांटिटी जो फ्लोरा की होती है वो फैकल्टेटिव और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है. Therefore, normal flora composition for various geographic population is intricated by limitless differences in. लिहाजा कंक्लूजन ओवरऑल ये निकला गया जोग्राफिक बेस पे के पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस आते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. नंबर 1 पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक वो अर्बन है या रूरल है, या फिर जैसे वो लंदन में दोनों जो रह रहे थे, इंग्लिश मैन है उसकी डाइट हैबिट्स अलग हैं, युगेंडन इंडिविजुअल है उसकी डाइट हैबिट अलग है, तो ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आ गया. डाइट, डेली डाइट, जैसे वो वेजिटेबल डाइट ले रहा है और वो वेस्टर्न डाइट ले रहा है, उसमें फ़र्क. इसके अलावा आइसोलेशन एंड कल्चरिंग टेक्निक, इससे भी फ़र्क पड़ सकता है कि डिफरेंट टाइप पे आइसोलेशन किया गया, कल्चरिंग टेक्निक डिफरेंस थी तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है. लिहाजा आम तौर पे करना ये चाहिए आइडियल सिचुएशन के लिए कि आइसोलेशन भी सेम टाइम पे हो, सेम एनवायरनमेंट पे, और कल्चरिंग टेक्निक भी सेम टेक्निक यूज़ की जाए, यानी सेम मीडिया यूज़ की जाए, सेम टेक्निक से ग्रो किया जाए और सेम टेक्निक से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग करके उनको आइडेंटिफाई किया जाए. इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अप्लाइड, और जो टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई है ये डिटरमिन करने के लिए कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इतने ज़्यादा उनमें स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है कि वो सही रिजल्ट दे सकते हैं. एंड द टाइम व्हेन द स्टडी कंडक्टेड, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सर्दियों में यानी विंटर सीजन में हमारे माइक्रोफ्लोरा कुछ और होते हैं, समर सीजन में कुछ और होते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट सीजनल टाइमिंग पर ये इससे भी फ़र्क पड़ता है. और हम इन एडिशन टू आवर डाइट, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चरिंग टेक्निक्स, तो इसलिए जो है ये भी फैक्टर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और कंट्रीब्यूटिंग होता है. नाउ अब हम आते हैं डाइट पे कि डाइट का से क्या फ़र्क पड़ता है. डेटा फ्रॉम एनिमल स्टडी शोड अस दैट द डाइट हैज़ बीन शोन टू चेंज द कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ माइक्रोफ्लोरा. एनिमल स्टडी की गई और उसमें ये साबित हुआ कि डाइट जो है वो कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ माइक्रोफ्लोरा यानी माइक्रोफ्लोरा की तादाद और कंपोजिशन दोनों को चेंज करती है. अनफॉर्चुनेटली डेटा अवेलेबल ओनली लिमिटेड द मिनरल कैल्शियम. लेकिन प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि जो भी डेटा हमारे पास है पर्टिकुलरली मिनरल कैल्शियम के हवाले से एंड कार्बोहाइड्रेट और फाइबर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो बड़ा लिमिटेड है. एंड दे आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ माइक्रोफ्लोरा, यानी उनका कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी फाइबरस डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, कैल्शियम कंटेनिंग डाइट, इन डाइट से क्या फ़र्क पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइक्रोफ्लोरा पे, उसका डेटा बहुत लिमिटेड है. बट कुछ ना कुछ जो डेटा अवेलेबल है उसकी बेस पर हम क्या कंक्लूजन लेते हैं. लाइक डेली डाइटरी कैल्शियम टेंड टू प्रेसिपिटेट एंड इंड्यूस साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस. अगर डाइट में डेली कैल्शियम है तो उससे क्या होगा कि कुछ इंड्यूस होते हैं साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसमें क्या है बाइल एसिड्स है, फॉर एग्जांपल बाइल एसिड्स, जो क्या करेगा कॉजिंग इन रिड्यूस्ड साइटोलिसिस यानी सेल किलिंग कम करेगा. ये ए कंडीशन ऑफ चेंजेस एलिसिटेड बाय इन्यूलिन एंड गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड कंजम्पशन, यानी ये सिचुएशन कम होगी जब ऐसी डाइट ले रहे होंगे जिनमें इन्यूलिन, यानी इन्यूलिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन यानी मेटाबोलाइट ऑफ प्रोटीन जैसा कि क्रिएटिनिन होता है, और गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड कंटेनिंग फूड होता है. तो उसमें जो है हमें पता है कि ये जो जैसे गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड यानी मिल्क वगैरह और इसके अलावा योगर्ट हो गया, दही हो गया, इन डाइट्स में जो है ये इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. तो इससे क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इंड्यूस होते हैं लाइक बाइल एसिड्स, जो कि साइटोलिसिस यानी सेल किलिंग इफेक्ट को कम करते हैं.
एज कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूअर इंट्राल्यूमिनल साइटोटॉक्सिसिटी में फैसिलिटेट एंड फोर्टिफाई एंडोजेनस फ्लोरा आर्मेंटेरियम, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिसिटी कम होने की वजह से वहाँ पर फैसिलिटेट होते हैं और फोर्टिफाई होते हैं, यानी स्ट्रेंथन होते हैं एंडोजेनस फ्लोरा, यानी माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं उनकी तादाद बढ़ती है, यानी जो डिफरेंट टाइप के माइक्रोफ्लोरा होते हैं वहाँ पर वो ग्रो ज़्यादा करते हैं और उनकी तादाद बढ़ती है। तो इस तरह से यानी जो डाइट्री कैल्शियम जो है वो इंड्यूस करता है ये इफेक्ट, यानी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को बेसिकली जो है वो ये बाइल एसिड जो यानी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को जो है वो बेसिकली बाइल एसिड जो रिलीज होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो है वो इफेक्ट होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टडी, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन डाइट गिवन टू एनिमल मॉडल एक्चुअली रिड्यूस इनहेबिटेशन ऑफ द सैल्मोनेला एंटेरिडाइटस इन देयर गट। तो ये भी एक स्टडी की गई जिसमें, और ये राइट्स में की गई, और इसमें ये देखा गया कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो सैल्मोनेला एंटेरिडाइटस गट में रिड्यूस करता है, इसकी क्वांटिटी जो कि एक नॉर्मल फ्लोरा है इसकी क्वांटिटी को कम करता है। इसके अलावा एक और स्टडी की गई, इन्फेंट्स हु आर ब्रेस्ट फीड कंटेनिंग हायर अमाउंट ऑफ बिफिडोबैक्टीरिया। ये भी देखा गया कि वो इन्फेंट्स जो कि ब्रेस्ट फीड पे होते हैं उनके गट में बिफिडोबैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होती है। फिर क्या किया कि बायोकेमिकली ब्रेस्ट मिल्क यूजुअली कंटेन मिनिमल प्रोटीन, यानी जब बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ब्रेस्ट मिल्क यूजुअली कंटेन मिनिमम प्रोटीन एंड ऑन कॉन्ट्ररी हाई लेवल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी उनमें जो है वो प्रोटीन कम होती है और ओलिगोसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की तादाद ज़्यादा होती है, विच फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ बिफिडोबैक्टीरिया। और ये जो है दरअसल फैसिलिटेट कर रहे हैं बिफिडोबैक्टीरिया, यही वजह है कि वो इन्फेंट्स जो कि ब्रेस्ट फीड पे होते हैं उनमें बिफिडोबैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड, फॉर्मूला फेड बेबीज़ हैव ए मोर सोफिस्टिकेटेड माइक्रोफ्लोरा। इसके बरक्स वो जो बेबीज़ जो फार्मूला फीड पे होते हैं उनके माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, नेमली उसमें बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज़ भी होती हैं, बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ भी हैं, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़ भी हैं और स्टेप्टोकोकस स्पीशीज़ भी, यानी जो है वो बिफिडोबैक्टीरिया ही नहीं बल्कि ये और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी फार्मूला फीड बेबीज़ के इंटेस्टाइन में देखे गए। अब ये डिफरेंस क्यों है? हालांकि इवन दो द डिफरेंस इन ब्रेस्ट फीड वर्सेस फार्मूला फीड इन्फेंट्स इज़ नॉट रियली सिग्निफिकेंट, यानी ये जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है इसमें कोई ख़ास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी डिफरेंसेस हैं, जो माइनर डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी ये इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि उसमें बिफिडोबैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा है और फार्मूला फीड मिल्क में की वजह से जो है गट में मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है वो इस वजह से सिर्फ फार्मूला फीड होने की वजह से और वो आर्टिफिशियल होने की वजह से, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में बनाया गया है या ये कि वो जो है वो आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है। हालांकि कंपोजिशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल वो नॉर्मल गट को माइक्रोफ्लोरा को डिफरेंट कर रहा है। Now contribution of normal flora to normal function of the intestine can be summarized as follows. अब नॉर्मल फ्लोरा किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इंटेस्टिनल फंक्शन को नॉर्मल रखने में, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1, डाइजेस्टिंग एंटेरिक मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट, यानी बहुत सारे ऐसे सबस्ट्रेट यानी केमिकल बनाते हैं, वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं और वाइटामिन्स भी हो सकते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में यानी डाइजेशन में और मेटाबॉलिक डाइजेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा रेजिस्टिंग कॉलोनाइजिंग बाय फॉरेन नॉन सेल्फ माइक्रोफ्लोरा, यानी नॉन सेल्फ माइक्रोफ्लोरा यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म वहाँ आ जाए जो कि पैथोजेनिक हो सकता है या पैथोजेनिक नहीं भी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, तो वो उनकी भी कॉलोनाइजेशन को ये इनहिबिट करते हैं, यानी उनकी भी ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल फंक्शन रहता है इंटेस्टाइन का। इसके अलावा वाइटामिन असेंबलिंग, यानी बहुत से इंपॉर्टेंट वाइटामिन बनाते हैं जिसमें विटामिन के है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि ये नॉर्मल फ्लोरा सिंथेसाइज करते हैं और वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए असेंशियल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट साइट्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा, इसके अलावा ये फर्दर अटैचमेंट साइट्स माइक्रोफ्लोरा की बढ़ाते हैं ताकि माइक्रोफ्लोरा वहाँ पर ज़्यादा फ्लरिश कर सकें, ज़्यादा ग्रो कर सकें और वो वहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें।
फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, डाइजेशन हो, या प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, वाइटामिन्स हो। तो इसलिए इसके अलावा फैसिलिटेट इम्यून सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं। प्रोड्यूसिंग एक्सोजीनस एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। फैसिलिटेटिंग इंट्राल्यूमिनल ट्रांजिट, और वहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जो कि हार्मफुल हो सकते हैं उनको वहाँ पे ट्रांजिट यानी टेम्प्ररी स्टे करने देंगे, यानी ज़्यादा देर नहीं रुकने देंगे, और जो है वहाँ पर इम्यून सिस्टम को प्रमोट करके वहाँ पे एक तरह से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो भी नहीं करने देंगे। इसके अलावा एडवांसमेंट एंड टर्नओवर स्पेसिफिक इंटेस्टिनल सेल्स, यानी वो इंटेस्टिनल सेल्स जो कि अब ओल्ड हो गए हैं और अब ख़त्म हो गए हैं, तो उनको टर्नओवर यानी रिमूव करना और फिर वहाँ पे न्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करवाना, वो भी उसमें भी अपना ये रोल प्ले करते हैं ताकि वहाँ इंटेस्टिनल सेल्स हेल्दी रहे। सेवरल फर्मेंटेबल फाइबर्स में फैसिलिटेट द एक्सपेंड ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, यानी कुछ फाइबर्स जो कि फर्मेंटेशन करते हैं इंटेस्टाइन में, उससे भी नॉर्मल फ्लोरा की तादाद बढ़ती है, जिसमें ये वीट भी है यानी जो गंदम है। एंड यील्डिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और इससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनती हैं। एंड रिड्यूस कॉलोनिक पीएच, तो ये जो फर्मेंटेशन में क्या होगा कि फैटी एसिड्स बनेंगे, पीएच कम होगा कोलोन का। एंड बाय डूइंग इट, यानी इस तरह से फैटी एसिड्स जब बनेगा पीएच कम होगा, तो डूइंग इट इनडायरेक्टली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, तो उससे ये एक और काम करेंगे कि ये कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इनहिबिट करेंगे, सच एज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। अच्छा, अब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की बैक्टीरिया यानी इसकी ग्रोथ इनहिबिट होना ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज इट कैन कॉज द इन्फेक्शन ऑफ कोलॉन विच इज़ अल्सरेटिव कोलाइटस, तो इसलिए इसकी ग्रोथ अगर इनहिबिट हो रही है तो दैट इज़ गुड थिंग। तो इस तरह से भी ये प्रिवेंशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है वो फंक्शन जो है इस तरह से हमें मिल रहा होता है और ये प्रोटेक्शन मिल रही होती है। इसके बाद है इन्फेक्शन, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।